तो चलो ये आज हमारा पार्ट नंबर 10 है एमसीक्यू का, जो हमको दिए गए हैं एनसीवीटी द्वारा, जो आईटीआई के फर्स्ट ईयर सीवीटी एग्जाम में आएंगे। तो इसके अंदर हम मॉड्यूल नंबर 6 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड वायरिंग एसेसरीज, इसके 1 से 25 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अभी हम इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पर देखो एक डायग्राम बताई गई है और पूछा गया है कि कौन से टाइप का डायग्राम है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वायरिंग डायग्राम, सर्किट डायग्राम, इंस्टॉलेशन प्लान, लेआउट डायग्राम, है ना। तो देखो जो सर्किट डायग्राम होता है अपना वो इस तरीके से होता है, बरोबर। ये कौन सा है? सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट डायग्राम क्यों बताते हैं? इसके सिस्टमेटिक डायग्राम होता है, इसके द्वारा अपने को फंक्शन पता चलता है कि ये किसके लिए बनाया गया है ना। तो ये अपना जीना वायरिंग के लिए बनाया है, बरोबर। उसके बाद इंस्टॉलेशन प्लान, तो ये जो ये अपना इंस्टॉलेशन प्लान है, बरोबर। इसके अंदर अपनों को हर चीज़ की फिजिकल पोजीशन पता चलती है और एक एस्टीमेट पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत अपनों को पड़ेगी, है ना। जैसे टी जॉइंट है, एल्बो है, कॉर्नर है, होल्डर है, स्विच है, तो उनकी फिजिकल पोजीशन कहाँ पर लगेगा और कितनी मात्रा में लगेंगी, ये इंस्टॉलेशन प्लान के जरिए अपनों को पता चल जाता है। दूसरा अपना लेआउट डायग्राम है। लेआउट में अपनों को पूरा मेजरमेंट होता है, प्लस जैसे एक जो लिम्ब है अपना, उसमें से कितने वायर जाएंगे उसकी संख्या बताई जाती है ना। कितना वायर का डिस्टेंस रहेगा, पाइप अगर तुम कर रहे कंडक्ट फिटिंग कर रहे तो उसका कितना पाइप का डिस्टेंस का लगेगा वो इसके अंदर दिया रहता है ना। ये इंस्टॉलेशन डायग्राम भी नहीं है, लेआउट डायग्राम भी नहीं है और सर्किट डायग्राम भी नहीं है। तो ये अपना वायरिंग डायग्राम ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। इसके अंदर बताया जाता है कि वायरिंग किस तरह से जाएंगी, है ना, उसका रास्ता कैसा रहेगा जो अपन डालते हैं। जैसे इंस्टॉलेशन प्लान है तो इसके अंदर ये वायर इस तरीके से जाएंगी, है ना। तो वायरिंग डायग्राम के अंदर बताया। क्वेश्चन नंबर 2, विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एल सीरीज टाइप एमसीबी आर यूज्ड। और इसके अंदर एक और होती है जी सीरीज टाइप, है ना। ये कौन सी है? एल सीरीज। एक और होती है जी सीरीज। जी सीरीज जो होती है वो इंडक्टिव लोड के लिए यूज होती है, जैसे मोटर हो गया अपना, है ना। इसके लिए कौन सी पूछा उसने? एल सीरीज। तो एल सीरीज जो है अपना वो रेजिस्टिव लोड के द्वारा रेजिस्टिव लोड को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रेजिस्टिव लोड और हीटिंग एलिमेंट, है ना, हीटर, गीजर, ये सब हो जाते हैं। जनरल लाइटिंग, है ना, ये सब किसके अंदर आएंगे? एल सीरीज के अंदर आएंगे। तो इनमें से हीटिंग एलिमेंट कौन सा लग रहा है अपनों को? 1 नंबर वाला, है ना, गीजर। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन इसरो के टेक्नीशियन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल 2021 के ऑफिशियल पेपर के अंदर आया था, है ना, 2021 के। तो इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एनसीवीटी ने तुमको दिए है। अप्रेंटिसशिप में भी यही आएंगे आईटीआई होने के बाद, और अगर कुछ भर्ती होती है तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन तुमको देखने को मिले। तो यहाँ पर हमारी कोशिश क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आंसर बता दे रहे कि ए आंसर सही है, बी इसका सही है, इसका सी सही है। आपको जो है पूरे आंसर का तफसीलवार बताया जा रहा है कि ये राइट आंसर है तो ये राइट आंसर क्यों है, ताकि आपको वो समझ जाए और समझा हुआ आपको आसानी से याद रहेगा। एग्जाम के टाइम में आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मनी 2-वे स्विचेस आर रिक्वायर्ड इन गो डाउन वायरिंग सर्किट टू कंट्रोल 4 लैंप्स। मतलब गो डाउन वायरिंग के अंदर 4 लैंप को कंट्रोल करना है तो 2-वे स्विच की कितने 2-वे स्विच की आवश्यकता अपनों को पड़ेगी, है ना, ये पूछा गया है। तो देखो गो डाउन वायरिंग के अंदर सबसे पहला जो होता है वो तो अपना 1-वे स्विच होता है ना, सिंगल पोल सिंगल टर्न। उसके बाद फिर 2-वे स्विच की संख्या चालू होती है। तो अगर 4 लैंप है तो 1 सिंगल और 3 2-वे स्विच। अगर 5 होगा तो एक अपना 1-वे वाला और 4 2-वे स्विच। जितने नंबर बढ़ेंगे उतना फिर वो स्विच भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इतना याद रखना है कि पहला वाला अपना क्या रहेगा? 1-वे स्विच रहेगा, है ना। तो इसमें कितने लैंप है? 4 लैंप है। तो 4 लैंप के लिए फिर 2-वे स्विच कितने लगेंगे? 3 लगेंगे, क्योंकि पहला तो अपना जो रहेगा वो 1-वे रहेगा, है ना। तो इसके अंदर जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ डाई स्टॉक सेट। डाई स्टॉक सेट आता है ना, इसके अंदर ये डाई होती है और इसके अंदर ये स्टॉक है, ये बड़ा हैंडल रहता है, ये दिख रहा है तुमको, और इसके ये अलग अलग डाई होते हैं, तो इसको अपन डाई सेट भी बोल सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि जैसे कोई पाइप हुआ या बोल्ट हुआ तो उसके ऊपर एक थ्रेड बनाने के काम में आता है। क्या काम में आता है? थ्रेड बनाने के काम में आता है। लेकिन कैसा होना चाहिए? सिलेंड्रिकल होना चाहिए, है ना। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है हमारा स्क्वायर पाइप पे बनेगा क्या? इसका नहीं बनेगा, है ना। उसके बाद कट इंटरनल थ्रेड, इंटरनल में भी थ्रेड नहीं बनेगा, इसके जरिए जो एक्सटर्नल में थ्रेड बनाए जाते हैं बाहर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, है ना।
उसके बाद ये कट इंटरनल थ्रेड, इंटरनल आया मतलब ये रॉन्ग हो गया है ना, उसने क्या बताया रेक्टेंगुलर पाइप, रेक्टेंगुलर पाइप के लिए भी नहीं होगा। ये जो है अपना बाहरी चूड़ियां बनाने के लिए काम में आता है, एक्सटर्नल कट एक्सटर्नल थ्रेड ऑन सिलेंड्रिकल पाइप। तो इसका जो ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिवायरेबल फ्यूज, है ना। कि दो तरीके के प्रोटेक्शन आते हैं, एक क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन और एक फोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। तो फोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही चीज आती है, वो होता है अपना रिवायरेबल फ्यूज, बरोबर। बाकी जो दूसरे जितने भी वो सब कोई में आएंगे, क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन में आएंगे। क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई लोड है, उसमें से अगर 1.5 गुना करंट उसमें से प्रवाहित होता है उसकी रेटिंग के मुकाबले में, जैसा 10 एम्पियर उसकी रेटिंग है तो 15 एम्पियर करंट प्रवाहित हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 1.5 गुना करंट उसमें से प्रवाहित हुआ, तो वो 4 घंटे के भीतर प्रोटेक्ट कर लेंगे अपने डिवाइस। और फोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन जो अपना रिवायरेबल फ्यूज होता है, ये क्या करता है कि 4 घंटे के बाद अगर 1.5 गुना करंट प्रवाहित होता है तो 4 घंटे के बाद उसको वो ऑपरेट होता है, मतलब वो बाधित करता है सर्किट को, है ना, कट ऑफ करता है। तो इसका जो फ्यूजिंग फैक्टर है वो कितना है 0.81, है ना। तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 से, 32 एम्पियर से इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा 25.92, मतलब लगभग 26 के करीब आएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 26 एम्पियर। अभी इसके अंदर देखो 32 एम्पियर का केबल है, तो इसमें से आप टोटल 32 एम्पियर ही पास करेंगे क्या, नहीं, है ना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो टोटल 32 एम्पियर उसकी रेटिंग है, लेकिन वहां पर वो क्या होगा वायर में से 32 एम्पियर तो आप पास कर दोगे, है ना, लेकिन 32 एम्पियर से अगर अधिक गया तो क्या होगा, ये जो अपना करंट कैरिंग कैपेसिटी है, ये अगर अपने 32 एम्पियर का फ्यूज लगाए तो ये 32 एम्पियर जो है उसका 1.5 गुना 4 घंटे बाद चलेगा, तब वो ट्रिप होगा, तब तक तो ये वायर जल जाएंगी ना, आया समझ में। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसका फ्यूजिंग फैक्टर निकालते हैं 25.92 एम्पियर। तो इतने एम्पियर का अपनों को इसके द्वारा फ्यूज का वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। 30 एम्पियर के अगर केबल है तो उसके लिए अपनों को कितने एम्पियर का तार लगाना पड़ेगा रिवायरेबल फ्यूज में, जो तकरीबन 26 एम्पियर तक सहन कर सके, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है मेकिंग कॉन्टैक्ट एट नॉर्मल कंडीशन, मतलब नॉर्मल कंडीशन में कॉन्टैक्ट बनाना, तो ये इसका आंसर रहेगा नहीं रहेगा, है ना, ये इसका आंसर रहेगा नहीं रहेगा। उसके बाद ऑप्शन बी मेकिंग कॉन्टैक्ट एट एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब जब असामान्य स्थिति रहेगी तब कॉन्टैक्ट बनाना, तो ऐसा काम करेंगे। असामान्य स्थिति मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोड हो गया, कुछ फॉल्ट होगा, तो वैसी सिचुएशन में कॉन्टैक्ट बना देना, ये काम है सर्किट ब्रेकर का, नहीं। तो ऑप्शन बी भी क्या रहेगा गलत रहेगा। उसके बाद अपन देखते हैं ऑप्शन डी फिजिकल ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट एट एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब असामान्य स्थिति में भौतिक रूप से संपर्क को तोड़ना। अब फिजिकल का मतलब क्या हो जाता है जिस्मानी, है ना, मतलब मैंने किसी को एक चाटा मारा तो वो फिजिकली एक्शन हो जाती, बराबर। तो मैं फिजिकली जाके उसको जोड़ूंगा तो वो समझ लो कोई एबनॉर्मल स्थिति आ गई और मैंने खुद जाके उसको बंद किया तो वो तो मैनुअल में आ जाएगा ना, क्योंकि मैंने खुद फिजिकली जाके बंद किया ना। तो सर्किट ब्रेकर का काम जो होता है वो अपने को खुद जाके ब्रेक करना ये भी नहीं होता है। उसका काम क्या होता है कि वो सर्किट को ऑटोमेटिकली कट कर दे जब उसके अंदर एबनॉर्मल कंडीशन हो तब, है ना। तो इसका ऑप्शन डी क्या रहेगा ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ वायरिंग इज प्रिफरेड फॉर वर्कशॉप लाइटिंग, मतलब वर्कशॉप की लाइटिंग के लिए अगर अपने को वायरिंग करना है तो कौन सी वायरिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर ऑप्शन है केसिंग केपिंग, बैटन वायरिंग जो अपना लकड़ी की पट्टियों से करते हैं ना वो, पीवीसी कंड्यूट पाइप के द्वारा, और सरफेस मेटल कंड्यूट वायरिंग। तो इसके लिए जो इस्तेमाल होता है वो है सरफेस मेटल कंड्यूट वायरिंग, मतलब मेटल का पाइप रहेगा, है ना, जीआई वगैरह का, क्योंकि वर्कशॉप के अंदर क्या होता है काम चालू रहता है, बरोबर। अगर समझो कोई चीज़ अगर पाइप वगैरह को लग गई और अगर वो मेटल का नहीं है तो क्या होगा, वो पाइप डैमेज होगा, वायर डैमेज होंगे और शॉर्ट सर्किट हो सकता। इसलिए क्या करते हैं कि वहाँ पर जो है वो मेटल कंड्यूट के द्वारा वायरिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पीवीसी कंड्यूट साइज टू मेक सेफ फॉर बेंडिंग। देखो ये भी बहुत आसान सवाल है। अपन पाइप को बेंड करते हैं ना, ये जब अपन वायरिंग करते हैं ना तो अपने को करना पड़ता है पाइप को बेंड।
तो इसके अंदर जो पूछा गया है कोल्ड बेंडिंग, क्या पूछा गया है? कोल्ड बेंडिंग, मतलब पाइप को बेंड करने के लिए अपनों को गर्म करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कितनी साइज तक, है ना, कौन सी मैक्सिमम साइज है पीवीसी कंडक्ट पाइप की कि जहाँ तक अपन उसको बगैर गर्म किए मोड़ सकते हैं, तो उसको इस तरीके से मोड़ा जाता है। और इसके अंदर एक स्प्रिंग डाल देते ताकि वो अंदर से डैमेज ना हो, चपटा ना हो, है ना, और उसको मोड़ देते। तो उसकी साइज ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? 25 mm तक होनी चाहिए। अगर 25 mm से अधिक हो तो फिर क्या करना पड़ेगा अपनों को? पाइप को हीटिंग देके गर्म करना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसको मोड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बायोमेटेलिक स्ट्रिप इन एमसीबी? एमसीबी के अंदर एक बायोमेटेलिक पट्टी आती है, द्विधात्मिक पट्टी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉइल है अपनी, ये कॉइल में से अगर उसकी मात्रा के हिसाब से अधिक करंट जाएगा, जैसे अपने 16 एम्पियर की एमसीबी है और उससे अधिक करंट अगर उसमें से जाता है तो क्या होगा? ये कॉइल जो है गर्म होगी, कि उसमें से अधिक करंट पास होगा ना, और ये कॉइल अगर गर्म होगी तो किसके संपर्क में रहती है? बायोमेटेलिक पट्टी के, जो द्विधात्मिक पट्टी होती है। तो गर्म होगी, क्या होती है? फिर बेंड हो जाती है, और बेंड होने की वजह से उसका जो प्लंजर है वो अनलैच हो जाता है ना, अनलैच मतलब बेजोड़ हो जाता। तो इसके द्वारा फिर ये स्प्रिंग जुड़ी हुई होती है, बरोबर। अब ये कौन सी कंडीशन में? प्लंजर नीचे है तो ऑफ कंडीशन में, ऊपर रहता तो ऑन रहता है ना। एमसीबी एक ऐसा स्विच भी है जो ऊपर ऑन होता और नीचे ऑफ होता। बाकी सब स्विच कैसे होते? नीचे ऑन होते और ऊपर ऑफ होते। तो ये अगर ऊपर ऑन रहेगा तो ये इसकी स्प्रिंग क्या करेंगी? इसको खींच लेंगी और इसको क्या करेंगी? बंद कर देंगी। कब? जब ये बायोमेटेलिक पट्टी जो है ये बेंड होंगी, बराबर, और बेंड होने की वजह से क्या होगा? इसका डिटैच होगा प्लंजर और ये स्प्रिंग के द्वारा ये खींचे जाएंगे। तो ये किससे प्रोटेक्शन अपनों को दे रहा है? ओवरलोड प्रोटेक्शन से। अगर अधिक करंट उसमें से प्रवाहित होता है तब उसके अंदर वो हीटिंग होगी और हीटिंग के कारण पट्टी बेंड होगी और बेंड होने की वजह से वो प्लंजर उसका डिटैच होगा, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग क्या करेंगी? उसको ट्रिप कर देंगे, बरोबर। आसान है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ एक्सेसरीज आर यूज्ड टू ऑपरेट अ पोर्टेबल अप्लायंसेस? चलो पोर्टेबल अप्लायंसेस मतलब क्या है? जिसको हम कहीं पर भी ले जाके अटैच कर सकते हैं। जैसे हमारा चार्जर क्या है? पोर्टेबल एक्सेसरीज। पोर्टेबल ड्रिल मशीन आती है, अपना जो टेबल फैन है वो भी पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मतलब एक जगह से कहीं पर भी ले जा सकते हैं, वो हो जाता पोर्टेबल। तो उसके लिए कौन सी एक्सेसरीज की जरूरत पड़ेगी? देखो जैसे अपना प्लग हो गया, फिर अपना सॉकेट हो गया, ये एडेप्टर। इसके अंदर अगर एडेप्टर अपन लगाए होल्डर में तो उसके जरिए भी अपन सप्लाई ले सकते हैं ना, होल्डर के अंदर लगाने का एडेप्टर मिलता है ना। तो ये सब एक्सेसरी किस में आती है? आउटलेट एक्सेसरी में आती है। किस में आती है? आउटलेट एक्सेसरी में आती है, ये तीन को छोड़कर, है ना। तो प्लंजर, सॉकेट वगैरह ये होल्डिंग एक्सेसरीज के अंदर लैंप होल्डर आता है, बरोबर। सेफ्टी एक्सेसरीज में क्या आएगा? फ्यूज वगैरह आएंगे, और कंट्रोलिंग एक्सेसरीज में क्या आएगा? स्विच वगैरह आएंगे जो कंट्रोल करते हैं ना। तो बचा कौन सा? आउटलेट एक्सेसरीज बचा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इंसुलेशन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शन इन बेसिक प्रोटेक्शन? मतलब उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक होता है ना। वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है ना, तो इसके अंदर जो बताया गया ऑप्शन अपनों किसके लिए है? बेसिक प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए? बेसिक प्रोटेक्शन के लिए पूछा गया है। तो इसके अंदर जो सप्लीमेंट्री इंसुलेशन है तो बहुत ही उच्च वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तकरीबन जैसे 1.5 kVA, 2.1 kVA DC के लिए और 1.5 kVA AC के लिए। तो बहुत अधिक मात्रा में वोल्टेज हो जा रहे हैं ना, वोल्टेज करंट। तो उसके लिए ये इतना तो नहीं पूछा है, क्योंकि अपने को बेसिक प्रोटेक्शन चाहिए ना। उसके बाद जो अपना डबल इंसुलेशन होता है, मतलब दो परत आ जाएंगे इंसुलेशन, और रेनफोर्सेड इंसुलेशन भी सेम इसके जैसा ही होता है। तो ये सब पावर के लिए यूज होते हैं, लेकिन अपनों का भी किसके बारे में पूछा गया है? बेसिक के लिए। तो बेसिक के लिए जो अपना फंक्शन इंसुलेशन है ये राइट आंसर रहेगा। मतलब कार्यात्मक काम हो जाए, बेसिक काम हो जाए, उसके लिए इसको बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लैंप होल्डर इज यूज्ड फॉर द लैंप्स अबव 300 वैट्स? मतलब 300 वैट से अगर ऊपर है तो उस लैंप के लिए कौन सा लैंप होल्डर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? अभी देखो जो अपना लैंप होता है इनकैंडेसेंट लैंप, CFL वगैरह LED तो अभी आए, पहले तो कौन सा लैंप था? इनकैंडेसेंट लैंप था, लाल वाला जो हीट होता है ना। तो 300 वैट वाला तो बहुत अधिक हीट होगा, और प्लास्टिक वाला अगर अपन होल्डर यूज करते हैं तो क्या होगा? वो गर्म होकर पिघल जाएगा। तो उसके लिए कौन सा हम होल्डर यूज करते हैं? गोलियत स्क्रू टाइप होल्डर, है ना, जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये जो होता है ये पोर्सेलिन का बना हुआ होता है ना। तो ये क्या पोर्सेलिन क्या करता है? टेम्परेचर को भी सहन कर लेता है। तो अगर 300 वैट है या 500 वैट है तो उसके लिए ये होल्डर अपनों को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच वायरिंग इज सुटेबल फॉर टेम्पररी इंस्टॉलेशन, मतलब सिर्फ अस्थायी रूप से करना है कुछ समय के लिए, समझो 4-5 घंटे हो गए या 1-2 दिन हो गया, तो उसके लिए अगर अपनों को, तो अस्थायी रूप से अगर अपनों को वायरिंग करनी है तो उसके लिए अपनों को कौन सी वायरिंग करना पड़ेगी। अब इसके अंदर देखो कंसील वायरिंग करेंगे, मतलब जो दीवारों के अंदर से होती है, नहीं करेंगे ना। पीवीसी कंड्यूट वायरिंग करेंगे, नहीं करेंगे। मेटल कंड्यूट वायरिंग भी नहीं करेंगे, क्योंकि अपनों को बहुत 2-3 घंटे के लिए काम में करना है। तो कौन सा बच रहा है, क्लिप वायरिंग। क्लिप वायरिंग में क्या होता है कि इस तरीके से क्लिप मिलते हैं जिसके अंदर नाली बनी हुई थी, उसको सीधा दीवार पर ठोक देते, उसमें से वायर डाल के उसकी पट्टी लगा के नट कर देते, आसानी से हो जाता। तो इसलिए अपनों को क्लिप वायरिंग जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 14, वाई ELCB फेल्स टू ट्रिप ड्यूरिंग ऑपरेशन, मतलब ELCB जो है वो ELCB ऑपरेशन के दौरान ट्रिप करने में विफल क्यों हो रहा है। तो अगर न्यूट्रल गलत कनेक्शन हो, या फिर फेज का गलत कनेक्शन हो, या फिर फ्यूज रेटिंग गलत हो, तो ये तीनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपना ये जो ELCB ये किसके ऊपर बेस्ड है, ग्राउंड के ऊपर है ना, अर्थिंग के ऊपर। तो अगर उसका ही अगर कनेक्शन गलत होगा तो अपना जो ELCB वो ट्रिप विफल हो जाए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेसरी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये एक्सेसरी का नाम क्या है, या फिर ये प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। तो देखो बहुत आसान है, 2 पिन प्लग तो आपने देखा होगा, बरोबर। तो उस तरह दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 3 पिन प्लग भी आपने देखा है, वैसा दिख रहा है क्या, नहीं। उसके बाद फ्लैट कनेक्टर विद साइड एंट्री, इस तरीके से वो लगाते हैं ना अपन बैटरी वगैरह में, तो वैसा दिख रहा है क्या, नहीं वो भी नहीं है। अब अपने पास ऑप्शन क्या बचता है, सी आयरन कनेक्टर विद डायरेक्ट एंट्री, इस तरीके से। तो ये कहाँ पे लगता है, आयरन के अंदर तुमने देखे होंगे ना, इसको डायरेक्ट प्लग कर देते अंदर, है ना। तो ऑप्शन सी आयरन कनेक्टर विद डायरेक्ट एंट्री इसका राइट आंसर रहेगा, बरोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरीज द सीलिंग रोज इज क्लासिफाइड। तो देखो सेफ्टी एसेसरीज में कौन कौन से एसेसरीज आते हैं, फ्यूज हो गया, MCB हो गया, बरोबर। होल्डिंग एसेसरीज में कौन आएंगे, जैसे लैंप होल्डर वगैरह। उसके बाद जनरल एसेसरीज में कौन आएगा, अभी ये सीलिंग रोज है ना, ये दोनों के अंदर फिट बैठ जाता है, जनरल एसेसरीज में भी बैठता है और आउटलेट एसेसरीज में भी बैठता है। लेकिन यहाँ पर आउटलेट एसेसरीज दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अपनों को उसके साथ जाना पड़ेगा। देखो जो सीलिंग रोज होता है अपना, बरोबर, सीलिंग रोज के अंदर से 2 वायर आउटपुट में निकलते। अभी इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फैन को भी दे सकते हैं, या फिर इसके द्वारा कोई ट्यूबलाइट है उसको भी कनेक्शन दे सकते हैं। तो जो अपना सीलिंग रोज सामग्री है वो किसके अंदर आएंगी, आउटलेट एसेसरीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हाउ द कंड्यूट पाइप आर स्पेसिफाइड, मतलब कंड्यूट पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। जैसे आप दुकान पे जाएंगे तो कैसे उसको बोलेंगे कंड्यूट पाइप, है ना। तो उसको क्या बोलना पड़ता है अपनों को, उसका जो आउटर डायमीटर होता है पाइप का, उसके द्वारा बोलना पड़ता है कि अपनों को 25 mm का चाहिए, 27 mm का चाहिए, है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, आउटर डायमीटर इन mm। तो इस तरीके से अपन जैसे 25 mm का बोलेंगे उसको, तो वो 25 mm का उसका आउटर डायमीटर का पाइप अपनों को देगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ELCB। ELCB का उद्देश्य क्या है। देखो ELCB के अंदर एक सेंसिंग कॉइल रहती है, बरोबर। अभी इसमें से जो करंट जा रहा है तो वो करंट को बरोबर मेजर करती है। जैसे 10 एम्पियर गया तो रिटर्न कितना आना चाहिए, 10 एम्पियर आना चाहिए, बरोबर। लेकिन अगर कुछ शेष करंट अगर समझो किसी व्यक्ति के द्वारा अगर जमीन में से अर्थ हो जाए, है ना, या फिर कोई दूसरी चीज को कनेक्ट होकर अर्थ हो जाए, तो पूरा करंट जो शेष है वो रिटर्न नहीं आएगा ना, रेसिडुअल करंट वो दूसरी तरफ चले जाएगा, शेष करंट, बरोबर। तो फिर ELCB क्या होगी, ट्रिप हो जाएंगी। तो उसका काम ये रहता है कि जो रेसिडुअल करंट उसको हमेशा मॉनिटर करते रहना। जैसे अपनी प्रेस को अगर वायर टच हो गया फेज, फिर अपना हाथ उसको लगेगा तो करंट कैसे जाएगा, अपने अंदर से जमीन में जाएगा, है ना। तो ये कॉइल बराबर सेंस कर लेंगी कि 10 एम्पियर तो गया था, लेकिन 9.96 एम्पियर रिटर्न आया, बाकी का फिर किधर गया, अर्थिंग में गया 0.006 एम्पियर, है ना। तो फिर वो क्या करेंगी, MCB ट्रिप हो जाएंगी, है ना। मतलब इंसान को जो है करंट लगने से वो बचा लेंगे। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मॉनिटर द रेसिडुअल करंट, है ना, अवशेष धारा को
देखना, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अभी इसमें बाकी के क्वेश्चन भी तुमको ऐसा लगेगा कि सही है ना। डिफेक्ट द फॉल्ट इन सर्किट, प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट ऑफ ओवरलोड, प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, है ना। तो ये एमसीबी का काम करता है, बरोबर। और ये डिफेक्ट अगर कुछ होया, ओपन होया, शॉर्ट होया, तो ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे, है ना। तो ये भी आंसर इसके नहीं रहेंगे। और ओवरलोड भी जो है अपना एमसीबी काम करती है ओवरलोड पे, ओवरलोड वगैरह ट्रिप हो जाती है ना। ईएलसीबी खास किसके लिए बनाया गया है, जो अपना करंट किसी भी तरीके से जमीन में जाए तो उसको वो डिटेक्ट करके ट्रिप कर दे, उसके लिए एलसीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड अबाउट द 100 एम्पियर करंट रेटिंग। अब इसके अंदर जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, ये थोड़ा इसकी सीमा कम है ऑपरेट होने की, है ना, तो ये तो यूज नहीं होगा। उसके बाद अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो ये तो अपना जो है अर्थिंग से प्रोटेक्शन के लिए, बराबर। और उसका अपग्रेड वर्जन कौन सा है, आरसीसीबी, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। और एमसीसीबी का अपडेट वर्जन क्या है, एमसीसीबी मतलब मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस का मतलब क्या है, हाँ, एक हाउस होता है मोल्डेड जिसके अंदर इसके पूरे पार्ट आ जाते हैं, तो इस वजह से उसको नाम दिया है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और ये जो अधिक 100 एम्पियर, 200, 1500 एम्पियर तक वहां तक भी इस्तेमाल की जाती है। तो इसका जो अपना ऑप्शन नंबर सी रहेगा वो राइट आंसर रहेगा, है ना। एमसीबी 100 एम्पियर तक कम के लिए, बरोबर। और उससे उसका अपग्रेड वर्जन क्या है फिर, एमसीसीबी, है ना, मिनी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो ये इसका आंसर रहेगा। और ये दोनों तो अर्थिंग के लिए, तो इसको तो पहले ही छोड़ दो। अगर अर्थ लीकेज वगैरह कुछ पूछा है, रेसिडुअल करंट के लिए पूछा है, तो हम इसको देख सकते हैं, अभी इसको देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा अपना इसका एमसीसीबी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 20, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टिन कोटिंग ऑन कॉपर फ्यूज। तो कॉपर का जो फ्यूज तार है उसके ऊपर टीन की कोटिंग क्यों की जा रही है, उसका क्या पर्पज है, वो इसके अंदर पूछा गया है। तो कॉपर का जो तार होता है वो बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। अगर कुछ पानी मिले या ऑक्सीजन मिले तो उसके जरिए वो क्या होता है, ऑक्साइड हो जाता है बहुत जल्दी, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो बॉन्डिंग है वो कमजोर होती है। क्या होती है, कमजोर होती है। उसका काम क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ना और फिर उसको सेफ्टी प्रदान करना। तो वो बॉन्डिंग उसकी कम हो जाती है अगर उसके अंदर ऑक्सीडाइजेशन हो गया तो इस वजह से क्या करते हैं, उसके ऊपर टीन की कोटिंग करते हैं, मतलब टीन की परत चढ़ा देते हैं। तो जो अपना ऑप्शन सी रहेगा, प्रिवेंट ऑक्साइडेशन ऑफ कॉपर वायर। तो कॉपर वायर को ऑक्साइडेशन से बचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द नेम ऑफ द 4 इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप। 4 कुचालित चालकों के समूह का नाम क्या है। मतलब 4 वायर रहेंगे, चारों इंसुलेटेड रहेंगे एक ही केबल में से निकले हुए, तो उसका समूह को अपन क्या बोलेंगे, है ना। जैसे 2 है तो पेयर बोलते हैं ना अपन, जोड़ा। तो यहाँ पे कितने हैं, 4 है, तो 4 को अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, कॉर्ड, है ना। कॉर्ड का मीनिंग क्या है, 4, बरोबर। तो यहाँ पर कितने पूछा गया हमने, 4 वायर, तो उसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बहुत आसान है। 4 मतलब उसमें से कितने वायर निकल रहे हैं, है ना। लेकिन कितने का पूछ रहा है, 4 का पूछ रहा है, तो 4 किसको बोलते हैं अपन, कॉर्ड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्यूज कट आउट प्रोवाइडेड एट द इनकमिंग पावर सप्लाई। मतलब आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कटआउट का उद्देश्य क्या है। तो क्या करना है, जो ऑप्शन अपने को लग रहा है कि नहीं ये पहले उसको कट कर दे, है ना। जैसे अभी सर्किट फ्रॉम लीकेज, इसका काम तो ईएलसीबी करता है, ईएलसीबी के बारे में पूछा है नहीं, तो इसको कट कर दो। प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, अभी ईएलसीबी और आरसीसीबी इसका काम करते हैं, ना, जो अर्थिंग से जुड़े हुए। और उसके बाद टू मेंटेन द स्टेबलाइज सप्लाई वोल्टेज, मतलब वोल्टेज को स्थिर बनाए रखना, तो ये काम तो अपना वोल्टेज स्टेबलाइजर करता है या फिर एसएमपीएस करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं रहेगा। तो इसका आंसर क्या है, टू इंश्योर द लाइन इज नॉट ओवरलोड, मतलब ओवरलोड ना हो, ज्यादा करंट उसमें से प्रवाहित ना हो उसकी रेटिंग के मुकाबले में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट। तो ये जो सिंबल है हमारा, ये किसके लिए यूज होता है, सीलिंग फैन के लिए यूज होता है ना। देखो जहाँ पर तुमको चित्र दिखे समझ जाना हो, 2 मार्क अपने पक्के हो जाने चाहिए, क्योंकि चित्र से बहुत जल्दी अपनों को मेमोरी अपनी काम करती है। तो ऑप्शन बी जो इसका सीलिंग फैन, ये राइट आंसर रहेगा, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 24, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ एडब्ल्यूजी। अपना एसडब्ल्यूजी रहता, एसडब्ल्यूजी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज, है ना। उसी तरीके से ये क्या है, एडब्ल्यूजी।
मतलब अमेरिकन वायर गेज। वायर गेज तो अपने को पता है बरोबर, तो इसके अंदर से वायर गेज कौन कौन से है, ये तीनों तो नहीं है, तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, गलत हो जाएंगे बरोबर। अब बच रहा अपने पास ऑप्शन है अमेरिकन वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, उसके जरिए तुमको आसानी से याद हो जाएगा, है ना। वायर को नापने के लिए अपने पास जो रहती है ना गोल पट्टी, इसके जरिए अपन वायर का डायमीटर नापते, तो वो अपना जो है उसका मेजरमेंट और अमेरिकन वायर गेज का मेजरमेंट में थोड़ा फर्क रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द टर्म ऑफ द टाइम टेकन बाय फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन फॉल्ट। अब इसके अंदर से कौन सा ऐसा टर्म है या फिर फैक्टर है जिसके अंदर जो है अपनों को टाइम टेकन जो है वो यूज होगा, तो देखेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले जो अपना फ्यूजिंग करंट है ना, तो फ्यूजिंग करंट क्या होता है, एकदम कम से कम करंट जिसके अंदर उसका जो फ्यूज का जो तार है, फ्यूज के अंदर तार होता है ना, तो कम से कम कितना करंट के ऊपर ये तार मेल्ट हो जाता है। जैसे अपना 5 एम्पेयर का फ्यूज है तो ये 6 एम्पेयर पे मेल्ट हो जा रहा है कम से कम, तो वो उसका जो है फ्यूजिंग करंट कहलाता है। उसके बाद अपना कट ऑफ फैक्टर, कट ऑफ फैक्टर के अंदर क्या है, द टाइम टेकन बाय फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन इवेंट ऑफ फॉल्ट इज नोन एज कट ऑफ फैक्टर। मतलब अगर कुछ फॉल्ट होगा तो कितना टाइम ले रहा है, इसमें से अगर ज़्यादा करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम के बाद मेल्ट होगा, कट ऑफ होगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। तो इसका जो आंसर सी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूजिंग फैक्टर भी हम जान लेते हैं कि जो मिनिमम करंट होता है और जो इसकी करंट की रेटिंग होती है उसका अगर डिवाइड करेंगे तो फ्यूजिंग फैक्टर निकल जाता है बरोबर। तो तुम ये दो में ही कंफ्यूज होंगे ज़्यादातर, तो फ्यूजिंग फैक्टर में और कट ऑफ फैक्टर में। तो कट ऑफ फैक्टर के अंदर कम से कम कितना टाइम ले रहा है ना, यहाँ पे टाइम का बारे में पूछा है ना, तो फिर वो टाइम किसके अंदर आता है, कट ऑफ फैक्टर के अंदर आता है, कम से कम कितने टाइम के अंदर वो अपना सर्किट को इंटरप्ट कर रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो मॉडल 6 था उसका पार्ट नंबर 10 खत्म हुआ, जिसके अंदर हमने कवर किए 1 से 25 क्वेश्चन, और इस मॉडल के अभी तकरीबन 25 क्वेश्चन और बाकी है जो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो रहेगा हमारा 11 नंबर का। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो अपने इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें